दोस्तों मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल विशेष सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं अनुवाद की अर्थ परिभाषा और उसके क्षेत्र को स्पष्ट करें। ठीक है, अनुवाद से किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपको घुमा करके देगा, आपको आंसर सेम लिखना है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन घुमा सकता है, ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अनुवाद का अर्थ परिभाषा और उसके क्षेत्र को स्पष्ट करें। इसी प्रकार का और भी क्वेश्चन मैंने बना दिया, उस सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट भी जाकर के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अनुवाद का मतलब क्या होता है। अनुवाद को इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, जो हिंदी से इंग्लिश कर लेते हैं, ठीक है, इंग्लिश से हिंदी कर लेते हैं, जो एक भाषा से दूसरे भाषा को हम लोग कर लेते हैं, अनुवाद करते हैं, वही तो हमारा अनुवाद कहलाता है ना। जो एक भाषा से दूसरे भाषा में हम लोग चेंज करते हैं। तो देखो अनुवाद का अर्थ क्या होता है, किसी भाषा में कही या लिखी गई बात, किसी भी भाषा में कोई भी चीज़ लिखा गया या कहा गया बात का किसी दूसरे भाषा में सार्थक परिवर्तन अनुवाद कहलाता है। सार्थक परिवर्तन मतलब होता है दोस्तों कि एक भाषा में जो भी चीज़ लिखा गया, जो भी चीज़ कहा गया है, उसी के अर्थ में, ऐसा नहीं कि उस भाषा से दूसरे भाषा में चेंज कर दिए तो उसका अर्थ बदल गया, नहीं, अर्थ सेम होना चाहिए और परिवर्तन जो हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं अनुवाद। ठीक है, किसी भाषा में कही गई लिखी गई बात का दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन अनुवाद कहलाता है। यानी एक भाषा जो दूसरे भाषा में परिवर्तन हो जाता है उसको हम लोग अनुवाद कहते हैं। ठीक है, अर्थात एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में कहना ही हमारा क्या कहलाता है, अनुवाद कहलाता है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज, आप लोग समझ जाओगे एक बार वीडियो को देखने के बाद। नेक्स्ट देखिए यहाँ क्या लिखा गया है। अनुवाद जो है वो अनु प्लस वाद शब्द से बना हुआ है। ठीक है, अनुवाद किससे बना हुआ है, अनुवाद में दो शब्द है, अनु प्लस वाद। अनु का अर्थ होता है पीछे और वाद का अर्थ होता है कहना, यानी पीछे कहना। अर्थात अनुवाद से तात्पर्य किसी के कहने के बाद कहना अथवा पुनः कहना। देखो पीछे कहना का मतलब क्या हो गया कि कोई व्यक्ति अगर बोल लिया उसके बाद बोलना, तो जब आप उसके बाद बोलेंगे तो इसका मतलब यही हुआ ना कि आप उसके पीछे बोलें, है ना। तो अनुवाद भी यही चीज़ होता है। अनुवाद क्या होता है, यानी पीछे कहना। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो अनुवाद का अर्थ क्या हो गया, पीछे कहना, यानी कि किसी के कहने के बाद कहना। ठीक है, अर्थात अनुवाद से तात्पर्य है किसी के कहने के बाद कहना। तो किसी के कहने के बाद कहना या तो फिर पीछे कहना, बात एक ही पड़ता है। ठीक है, यानी कि जो एक लैंग्वेज है, मान लो हिंदी, उसके बाद जो हम ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश बाद में ना हुआ, ठीक है, इंग्लिश बाद में हुआ यानी कि पीछे हुआ। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, अनुवाद कहलाता है। ठीक है, अनुवाद अंग्रेजी के शब्द ट्रांसलेशन का पर्यायवाची शब्द है। ट्रांसलेशन को ही ना हम लोग बोलते हैं अनुवाद। ठीक है, जो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, चेंज करते हैं। आगे देखो, अनुवाद की प्रक्रिया बहुस्तरीय है। क्या सिर्फ हम हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी चेंज करते हैं? क्या हिंदी से खोरठा नहीं चेंज होता है क्या? हर एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, आप लोग बहुत सारे बुक देखते हैं, अलग अलग भाषा में आता है। ठीक है, तो अनुवाद प्रक्रिया बहुस्तरीय है। दूसरा पॉइंट देखो, अनुवाद से दूसरी भाषा के साहित्य से अपनी भाषा के साहित्य को समृद्ध करना। देखो अनुवाद के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरी भाषा का जो साहित्य है ना, उससे अपनी भाषा के साहित्य को समृद्ध, बड़ा विकसित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरी भाषाओं के शैलियों, मुहावरे, दार्शनिक तथ्यों, वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। देखो जो दूसरा भाषा में लिखा गया शैली है, मुहावरा है, दार्शनिक तथ्य है, वैज्ञानिक है एवं तकनीकी जो भी चीज़ का ज्ञान है, ये सभी को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं भाषा के माध्यम से। अब मान लो दूसरा लैंग्वेज में लिखा गया, इंग्लिश में लिखा गया, मुझे पता ही नहीं है, हमें इंग्लिश आता ही नहीं, तो हम कैसे जानेंगे उस सब चीज़ के बारे में? तो ट्रांसलेट करके, अनुवाद करके इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट विचार विनिमय। विचार विनिमय का मतलब होता है अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे को विचारों तक अपने तक लाना। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब अनुवाद होगा। मान लो सामने वाला व्यक्ति खड़ा है, वो इंग्लिश जान रहा है, आप हिंदी जान रहे हो, तो आप एक दूसरे से कैसे तालमेल बना पाओगे, विचार का विनिमय कैसे कर पाओगे? तो अनुवाद के माध्यम से, ट्रांसलेट के माध्यम से कर पाओगे। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं अनुवाद की परिभाषा। तो कुछ ऐसे विद्वान हैं, कुछ ऐसे पहले के बड़े बड़े विद्वान थे जिन्होंने अनुवाद की परिभाषाएं दिया। ठीक है, तो देखो जॉनसन के अनुसार, जॉनसन विद्वान थे, इन्होंने क्या कहा अनुवाद के बारे में? ठीक है, इन्होंने ये बताया कि मूल भाषा की पाठ्य सामग्री के भावों की रक्षा करते हुए उसे दूसरी भाषा में बदल देना। मतलब देखिए जो मूल भाषा है, मान लो हिंदी में है, तो हिंदी की भाव की रक्षा करते हुए, ये नहीं कि हिंदी का आप इंग्लिश में चेंज कर दिए तो उसका भाव बदल गया, नहीं, उसी के भाव को रक्षा करते हुए जो दूसरी भाषा में बदल देता है उसी को अनुवाद कहते हैं। ये कहना है जॉनसन जी के। ठीक है, जॉनसन जी के द्वारा दिया गया ये कथन है। अब देखते हैं देवेंद्र नाथ शर्मा के अनुसार
कि इनका क्या कहना है। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना ही अनुवाद है। मतलब विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरण कर देना, बदल देना ही हमारा क्या है, अनुवाद है। तीसरा, भोलानाथ के अनुसार भोलानाथ क्या क्या कहना है, तो इनका ये कहना है कि किसी भाषा में प्राप्त सामग्री को दूसरी भाषा में भाषांतरण करना, यानी कि किसी भी भाषा में जो भी चीज़ सामग्री प्राप्त है, मान लो हिंदी में कोई भी हमें चीज़ प्राप्त है, कहानी, कोई भी चीज़, उसी को दूसरी भाषा में भाषांतरण कर देना, यानी भाषांतरण का मतलब कि बदल देना, ठीक है, चेंज कर देना, अनुवाद कहलाता है। तो ये हम लोगों ने देखा दोस्तों अनुवाद की परिभाषा। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप लोग वीडियो में एक अच्छा सा कमेंट करेंगे, ठीक है, कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं अनुवाद का क्षेत्र, कि अनुवाद कहाँ तक फैला हुआ है, अनुवाद कहाँ कहाँ पे काम आता है। ठीक है, तो आज की दुनिया में अनुवाद का क्षेत्र बहुत ही व्यापक हो गया है, बहुत ही बड़े लेवल पर काम आता है। ठीक है, पहला न्यायालय में, अब न्यायालय में अनुवाद का कहाँ पे काम पड़ता है, तो देखिए अदालतों की भाषा प्राय अंग्रेजी में होती है, अदालत में जो भाषा होती है वो अंग्रेजी में होती है। इनमें मुकदमों के लिए जो आवश्यक कागजात होते हैं अक्सर प्रादेशिक भाषा में होते हैं। प्रादेशिक भाषा मतलब होता है दोस्तों, देखिए न्यायालय में प्राय आप सभी को पता है कि अंग्रेजी भाषा में यूज किया जाता है, लेकिन जो वहाँ पे मुकदमा आता है वो क्या भारत के किसी एक कोना से आता है, नहीं, बल्कि भारत के हर एक कोना से आता है। तो भारत के जो हर एक कोना से आता है, मान लो तमिलनाडु से आ रहा है तो तमिलनाडु भाषा में होगा, मान लो कि हमारे यहाँ झारखंड से आ रहा है तो झारखंड यानी हिंदी भाषा से होगा। तो अलग अलग क्षेत्रों से आता है तो अलग अलग भाषा में होगा, लेकिन वहाँ तो अंग्रेजी चाहिए। तो इस चीज़ को मेंटेन कैसे किया जाएगा, तो अनुवाद के माध्यम से। ठीक है, किंतु पैरवी अंग्रेजी में ही होती है। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी में ही पैरवी होती है। अब ऐसा पॉसिबल कैसे, हम तो यहाँ पे हिंदी में लेकर के जा रहे हैं, वहाँ अंग्रेजी बोलना है तो हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया जाता है। ठीक है, इस वातावरण में अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषा मतलब जो यहाँ से लेकर के वहाँ पे गए हुए हैं, ठीक है, का बारी बारी से परस्पर अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो फिर परस्पर अनुवाद किया जाता है। नेक्स्ट है सरकारी कार्यालय। सरकारी कार्यालय देखिए आज़ादी से पूर्वाने, जब आज़ादी नहीं मिला था उससे पूर्व पहले सरकारी कार्यालय की भाषा अंग्रेजी में ही हुआ करती थी, लेकिन हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिलने के बाद, जब भारत हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है, और जब राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिला तो उसके बाद जितने भी सारे चीज़ अंग्रेजी में थे, जितने भी सारे डॉक्यूमेंट कागजात अंग्रेजी में थे, वो सभी को हिंदी में रूपांतरण किया गया और हिंदी में बांटा गया। ठीक है, तीसरा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में भी अनुवादन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देश विदेश में हो रहे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के गहन अनुसंधान के क्षेत्र में तो सारा लेखन कार्य उन्हीं की अपनी भाषा में किया जा रहा है। देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, हमारे देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी कितना आगे बढ़ रही है, दूसरे देश में कितना आगे बढ़ रही है, ये सभी का एक दूसरे से ज्ञान लेना तो फिर ज्ञान देना तभी पॉसिबल है जब हम अनुवाद करेंगे। अब हम मान लिया जाए कि हम अमेरिका के साथ जाएंगे तो अंग्रेजी बोलते हैं, तो हमें उनके विकसित के बारे में कैसे पता चलेगा, आखिर वहाँ के लोगों से जानकारी लेंगे तभी ना, तो अनुवाद होगा तभी ना। वो हमारे हिंदी नहीं समझेंगे, हम उसका अंग्रेजी नहीं समझेंगे, तो फिर तो तालमेल नहीं बैठ पाएगा, है ना। इस अनुसंधान को विश्व पटल पर रखने के लिए अनुवादन की एकमात्र साधन है। ठीक है, इसके माध्यम से नए खोजों को आसानी से सबों तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है ना, अनुवादन के माध्यम से ही जो भी चीज़ खोज किया जाता है, मान लो अमेरिका कोई भी चीज़ पर खोज किया, कैसे खोज किया, क्या है उसमें नहीं है, उसकी जानकारी हमें मिलेगा तभी ना, जब हम वो अंग्रेजी से ट्रांसलेट करके हम हिंदी में भारत की जनता को बताएंगे तब ना ही लोग समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मामले में भी अनुवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड शिक्षा में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। हम अंग्रेजी बुक पढ़ते हैं तो हिंदी में ट्रांसलेट करके थोड़ा उसको समझते हैं। पहले अंग्रेजी बुक हुआ करता था, सभी को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, तो अगर हिंदी में हम लोग को नहीं समझाया जाता तो हम लोग नहीं समझते हैं, है ना। भारत जैसे बहुभाषा भाषी देश के शिक्षा क्षेत्र में अनुवादन की भूमिका को कौन नकार सकता है। देखिए भारत में बहुत प्रकार के भाषा बोला जाता है, ठीक है, और इसमें अनुवादन एक बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। ठीक है, शिक्षा का क्षेत्र अनुवादन के बिना एकदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। देखो शिक्षा के क्षेत्र में अगर अनुवाद नहीं होगा, ट्रांसलेट का काम नहीं होगा, तो कभी भी ये शिक्षा का स्तर आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पांचवा पॉइंट नंबर, ठीक है, जनसंचार। जनसंचार मतलब होता है लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, तो देखिए जनसंचार के क्षेत्र में अनुवाद का प्रयोग अनिवार्य होता है। इसमें मुख्य है समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, ये अत्यंत लोकप्रिय है, जिसे लोग देखना सुनना पसंद करते हैं और हर भाषा प्रदेश में इनका प्रचार बढ़ रहा है। देखिए अब मान लो समाचार पत्र है, रेडियो है,
तो हम हिंदी समझ रहे हैं, तो अगर रेडियो में सिर्फ इंग्लिश ही बताया जाएगा तो हम तक तो जनसंचार आने की कोई भी खबर नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए आप देखते होंगे कि हर चीज़ में, हर लैंग्वेज में बताया जाता है कि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, जिस लैंग्वेज आपको अच्छा लगता है उसमें आप सुन सकते हो। तो आखिर वहाँ भी अनुवाद ही हुआ ना। छठा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय मतलब अपने देश से बाहर के देश के साथ जो संबंध होता है एक दूसरे से, तो वहाँ भी अनुवाद काम आता है। मान लो कोई ऐसा देश है जो अंग्रेजी बोल रही है, हमारा भारत में हिंदी बोला जाता है, तो कैसे संबंध होगा भारत और दूसरे देश से? तो अनुवाद के माध्यम से, कि वो क्या कहना चाह रहा है और हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुवाद का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों का संवाद मौखिक अनुवाद ही की सहायता से ही होती है। देखो, विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों की समाधान है कि हमारे देश और भी कोई भी देश के बीच में जो संवाद होता है, जो बातचीत होता है, वो मौखिक अनुवाद का ही सहायता से होता है। मौखिक मतलब बोल चाल करके ही पता होता है कि वो हमसे कितना दोस्ती करना चाह रहे हैं, हम उससे कितना दोस्ती करना चाह रहे हैं, हमारा संबंध कैसा है, नहीं है। हम लोग मुंह से बात करके किया करते हैं। ठीक है, प्रायः सभी देशों में एक दूसरे देशों के राजदूत रहते हैं। अब क्या होता है, हर एक देशों में एक राजदूत होते हैं। राजदूत क्या करते हैं, ट्रांसलेट करने का ही काम करते हैं। उनके कार्यालय भी होते हैं राजदूतों का, और राजदूतों को कई भाषाएं बोलने का भी अभ्यास कराया जाता है, ताकि वो राजदूत क्या करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री गए कहीं दूसरे लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के पास, अब हमारे प्रधानमंत्री उस लैंग्वेज को नहीं जान रहे हैं, तो जो राजदूत होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो उसके पास बहुत सारे लैंग्वेज का ज्ञान होता है। ठीक है, वो हर एक ज्ञान को ट्रांसलेट करके बताया जाता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और नहीं कहना चाह रहे हैं। सो ऐसे हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी अनुवाद का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड नेक्स्ट हमारा संस्कृति। तो अनुवाद को सांस्कृतिक सेतु भी कहा गया है, यानी कि अनुवाद, संस्कृति में अनुवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मानव को एक दूसरे के निकट लाने में, मानव जीवन को अधिक सुखी और संपन्न बनाने में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर अनुवाद नहीं होता तो लोग एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, मानव का जीवन अधिक सुखी जो है वो सुखी संपन्न नहीं हो पाता। ठीक है, लेकिन अनुवाद के माध्यम से संपन्न जीवन व्यतीत होता है। तो क्या ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय